हेलो बच्चों, वेलकम टू JPG सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं वेक्टर्स, और इसका जो लास्ट वीडियो है आई होप आपने देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ भी लिया होगा, क्योंकि अगर वो नहीं देखा है तो जाकर देखो, उसमें हमने बहुत सारे बेसिक्स बताए हुए हैं वेक्टर्स चैप्टर के। ये हमारा दूसरा कंसेप्ट वीडियो है जिसमें हम आज सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर एडिशन। तो यहां पर हम कोई भी टू वेक्टर्स अगर हैं तो उसको कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए टू लॉज होते हैं हमारे पास, एक तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले सीखते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ में हम ट्राइंगल को ही डील करते हैं, ठीक है। मान लो एक ट्राइंगल है ABC, तो यहां पर हमारे पास टू वेक्टर्स होंगे, है ना, और उसके उनको ऐड करके रिजल्टेंट जो होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में जानते हैं। सपोज आपके पास टू वेक्टर्स हैं ना, एक तो ये है AB और एक है हमारे पास BC, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक मैग्नीट्यूड भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि भाई A से B तक जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, और BC की भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। तो यहां पर हम क्वांटिटीज को, फिजिकल जो क्वांटिटीज है उनको डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मैथ्स में क्योंकि सिर्फ हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ही डील करते हैं, ठीक है। तो वहां पर किस पॉइंट पे लग रहा है फोर्स या फिर एक्सेलरेशन कहां पे हो रहा है उसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, है ना। जैसा हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो यहाँ पर मैथ्स में सिंपल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, उतने से काम हो जाता है। तो यहां पर अगर A से B तक जा रहे हैं, B से C तक जा रहे हैं और फिर C से हम, है ना, A तक वापस आ रहे हैं, तो यहां पर ध्यान से देखो। मान लो कोई पर्सन A से स्टार्ट किया, B तक गया, फिर B से C तक गया और C से फिर A तक गया, ठीक है। तो जो उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट के थ्रू आप इस ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ज्यादा इजीली समझ सकते हैं। भाई वो यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पर आकर रुक गया, ठीक है, और डायरेक्शन भी हमें पता है किस किस डायरेक्शन में गया। तो पहले वो गया AB वेक्टर, है ना, ये वाला, और इसी में उसने BC वेक्टर भी ट्रेवल किया और फिर उसने CA वेक्टर भी ट्रेवल किया, और जो पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया, 0, है कि नहीं। तो यही हमारा, है ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बट इसको थोड़ा डिफरेंट वे में लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमने अगर AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर को अगर चेक करना है कि कितना होगा, मान लो कोई टू वेक्टर्स दे दे, ये और ये, है ना, तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा ऐड होके वो देखना है। तो जो ये CA वेक्टर है इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे और ये बन जाएगा माइनस ऑफ CA वेक्टर, ठीक है। तो जो माइनस ऑफ CA वेक्टर है वो क्या है, जो हमने देखा कि CA वेक्टर है, और हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जब उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बट जो डायरेक्शन है वो एकदम रिवर्स हो जाती है ना, 180 डिग्री से रिवर्स हो जाती है। तो यहां पर जो ये वेक्टर आएगा, ठीक है, ये जो CA है इसमें अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस CA वेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये वेक्टर जो बना है A से स्टार्ट होके C तक गया है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, AC वेक्टर, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी किसी वेक्टर को, है ना, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे उसको दूसरा तरीका क्या है लिखने का कि उसका जो है ना ये है CA और AC, जो ये पोजीशन है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमारा C से A तक आ रहा था, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, अब वो A से C तक जाने लगा, ठीक है। तो यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल्स टू AC वेक्टर। इसको आप कैसे विजुअलाइज करोगे, भाई आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी लेंथ है ये AB वेक्टर एक, ठीक है, एक दूसरा है जिसकी लेंथ है BC वेक्टर, ओके। तो यहां से अब जो ये थर्ड क्लोजिंग साइड जो है उसी को हम बोल देंगे कि वो उसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। कैसे, A से C तक जा रहे हैं तो ये वाला जो हमारा वेक्टर बना, ठीक है, AC वेक्टर, यही हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट। तो जो भी हमारे पास है ना कोई भी डायग्राम हो कहीं पर भी, ठीक है, सपोज ऐसे
है ना। और यहां से मान लो स्टार्ट किया तो यहां से A B C D E है ना, तो यहां से स्टार्ट किया फिर यहां तक गए है ना, सेम वेक्टर, फिर इसी डायरेक्शन में इधर बढ़ गए इधर, लेकिन जो लास्ट वाली साइड है ठीक है उसको आप रिवर्स मार्क कर दो, तो यही इन सब का यहां से यहां तक यहां से यहां तक गए हैं है ना, जो भी वेक्टर्स का एडिशन होगा वही हमारा AE का वेक्टर देगा। ठीक है, वैसे ही जैसे यहां पर ऐड किया तो हमें जो क्लोजिंग जो थर्ड वाली साइड है वो हमें अपोजिट में मार्क करनी है, वही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं कि किस तरीके से हम दो वेक्टर्स को, अगर वो इधर उधर है, यहां पर तो हमने बताया कि भाई ए बी और ये है ना ट्रायंगल की ही साइड है, लेकिन अगर अलग अलग हो, जैसे यहां पर ए वेक्टर है और बी वेक्टर यहां पर है, तब क्या करेंगे। ठीक है, अलग अलग जगह पर है, तो हमने बताया था कि जो मैथ्स में हम वेक्टर से डील करते हैं वो फ्री वेक्टर्स होते हैं, है कि नहीं, लास्ट क्लास का सेशन याद है। तो यहां पर जो ये बी वेक्टर है इसको हम क्या करेंगे, इसकी टिप पर लेकर आएंगे। ठीक है, जो ये ए वेक्टर है, अगर हमें ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है तो इसके लिए क्या करना है, टिप पे लाना है इस वेक्टर का है ना इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो क्या किया, ए वेक्टर मार्क किया और यहां पर हमने टिप से दूसरा वेक्टर स्टार्ट किया। ठीक है, कहीं पर भी वेक्टर हो उसकी टिप पर लाओ और वहां से जो ये बना है और ए से फिर सी तक जो है ना क्लोजिंग साइड बनेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर हो रही है बात। तो ये जो ए बी वेक्टर था ये ए वेक्टर से डिनोट किया, जो बी सी वेक्टर था वो बी सी वेक्टर से डिनोट किया और उनका एडिशन क्या हो जाएगा, ये क्लोजिंग साइड। क्लियर है। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन को भी सीखते हैं। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम ही है। अब आप देखो, मान लो हमें अगर 5 में 4 ऐड करना है तो ये कितना आएगा, 9 है ना, लेकिन अगर हमें 5 से 4 माइनस करना है तो इसको कैसे कर सकते हैं, 5 में -4 कर दो, तो ये फाइनली तो सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है ना, लेकिन यहां से वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, लेकिन जो ये हम देख पा रहे हैं वो तो एडिशन ही हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम ही है। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा यहां पर चेंज करेंगे कि जो हमारा बी वेक्टर है, हमें क्या चाहिए, अब सब्ट्रैक्शन चाहिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो जो बी वेक्टर है उसका हम माइनस बी वेक्टर प्लॉट करेंगे, और वो कैसे करेंगे, माइनस साइन से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे वो रिवर्स हो जाएगा सेम मैग्नीट्यूड के साथ। तो जो ये बी वेक्टर है वो आ गया हमारे पास माइनस बी वेक्टर। ठीक है, डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर हमारे पास ए वेक्टर तो है ही, और जो ये फ्लिप होके आया वो हो गया हमारा माइनस बी वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसको हम कैसे देख सकते हैं कि भाई जो ये वेक्टर है, ठीक है, और फिर जो माइनस बी वेक्टर है, इनको सिंपली ऐड कर दो। क्या कर दो, सिंपली ऐड कर दो। ऐड कैसे करते हैं कि भाई जो ये दोनों साइड है ना, यहां से स्टार्ट हुआ ए वेक्टर और फिर बी माइनस बी वेक्टर यहां तक, तो जो क्लोजिंग साइड होगी इस ट्राइंगल के लिए है ना, ताकि ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए, वो ये होगी। तो जो ये वेक्टर बना वही हमारा हो जाएगा ए माइनस बी वेक्टर। और इसको कैसे देख सकते हो, इसको देख सकते हो कि भाई हमने क्या है, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर हो रही है बात। तो इस तरीके से हम एडिशन के साथ ही सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं, और ज्यादातर हम जो सब्ट्रैक्शन है ना वो वाला चीजें यूज करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि वहां पर हम कैसे ऐड करते हैं वेक्टर्स को या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं वेक्टर्स को। और ये जो पैरेललोग्राम वाला लॉ है, हालांकि काम तो दोनों का सेम ही है, बट इस लॉ में हम ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं अपने वेक्टर्स को। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर जो ए वेक्टर है वो तो हमारा ए बी वेक्टर है। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट टाइम पे यहां पर क्या किया था ट्राइंगल में, कि जो ए वेक्टर है ना उसकी टिप पर हम बी वेक्टर को लेकर आए थे, याद है। लेकिन जो पैरेललोग्राम है वहां पर हम टिप पर नहीं लेके जाते हैं, वहां पर जहां से ये हमारा ए वेक्टर स्टार्ट हुआ वहीं से हम बी वेक्टर को स्टार्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से। क्लियर है बात। तो इनको हम बोल सकते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, जिनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है ए पे। क्लियर है। तो यहां पर हम बोलते हैं कि भाई यहां पर पैरेललोग्राम है, तो इससे इतना तो क्लियर हो रहा है कि पैरेललोग्राम बनाना है, वहां पर ट्राइंगल बनाया था। तो जो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसके पैरेलल हम एक और वेक्टर प्लॉट करेंगे जो बी पॉइंट से है ना, बी के टिप से जाएगा। तो ये बी वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया कुछ इस डायरेक्शन में है ना, क्योंकि हमें पता है कि फ्री वेक्टर से तो बी वेक्टर इधर को है ना सेम मैग्नीट्यूड का हम यहां पर कर देंगे, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन के साथ। सिमिलरली
यहां पर जो ए वेक्टर है इसको भी हम यहां पर प्लॉट कर देंगे, ठीक है। डी से सी तक ए वेक्टर हमारा जा रहा है। तो यहां पर जो ये पैरेललोग्राम बना ए बी सी डी का, तो हम बोलते हैं कि भाई जो ये डायगोनल है ना ए सी, यही हमारा दोनों वेक्टर्स का एडिशन होगा। क्लियर हुई बात? क्या किया, दोनों के दोनों वेक्टर्स को कोइनिशियल वेक्टर की तरह हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। ए वेक्टर यहां से बी वेक्टर, अब बी वेक्टर के पैरेलल हमने जो ए वेक्टर है उसकी टिप से ड्रॉ किया, और जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर की टिप से है ना ए वेक्टर ड्रॉ किया। तो यहां से एक जो पैरेललोग्राम बना उसका जो डायगोनल है वही हमारा ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अब यहां पर ये तो समझना आसान ही था, ठीक है, कि एडिशन कैसे होगा, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वहां पर हम और भी चीजें देख पाएंगे, ठीक है। तो जो सब्ट्रैक्शन है वो आसान है ना, जैसे हमने यहां पर बी वेक्टर को फ्लिप किया था, हमें क्या चाहिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, बी वेक्टर को फ्लिप कर देंगे, ठीक है। तो ये जो बी वेक्टर इस डायरेक्शन में था अब वो नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा बी वेक्टर। क्लियर है? और जो हमारा ए वेक्टर है उसको भी हम नीचे ही ले आते हैं, नीचे पैरेललोग्राम बना लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ए वेक्टर भी हमारा आ गया यहां पर। तो ये तो एज इट इज ही आएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में हमने बनाया, बस उसको वहां से उठा के नीचे है ना नीचे मूव किया और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मूव किया, तो ए वेक्टर आ गया, ये माइनस बी वेक्टर आ गया। अब क्या करना है, सिंपली इसको यहां पर इसके पैरेलल प्लॉट करना है, ठीक है। और किसके टिप से, यहां पर माइनस बी क्या हो जाएगा, ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और जो ए वेक्टर है वो तो है ही, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारा ए बी, और अगर मैं यहां पर सी डैश है ना और डी डैश भी प्लॉट कर दूं तो ये ए बी सी डैश डी डैश एक पैरेललोग्राम बन गया है अगेन। तो यहां पर अब जो ये वाला बनेगा है ना, अगेन ये बन जाएगा हमारे पास ए माइनस बी का वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि इस बार जो हम डील कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर से। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से कि भाई ए वेक्टर था प्लस माइनस बी वेक्टर उसमें ऐड कर दिया, है ना। तो ये किससे आया, ये हमारे पास एक जो डायगोनल बना पैरेललोग्राम का उससे आया। और जो ये है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये क्या है, अगर इसको हम ध्यान से देखें और इस डीबी डायगोनल को भी ध्यान से देखें, डीबी एक वेक्टर है, तो क्या ये सेम मैग्नीट्यूड और सेम है ना डायरेक्शन में दिख रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो यहां पर जो ये वाला वेक्टर है डीबी वेक्टर, इसको हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और जो ये एसी डायगोनल है ये तो हमने यहां पर देखा था एसी वेक्टर, ये क्या आया था हमारा, ये आया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां पर हमने बताया कि भाई एक ए वेक्टर ले लो, एक बी वेक्टर ले लो, है ना, पैरेललोग्राम बना लो। तो जो ये पॉजिटिव स्लोप के साथ है ना, जो कोइनिशियल वेक्टर्स हमने है ना कोइनिशियल पॉइंट से है ना सेम इनिशियल पॉइंट से हमने डाले थे ए वेक्टर बी वेक्टर, तो वहीं से जो डायगोनल निकलेगा वो देगा हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब जो ये डी बी वेक्टर है ये कहां से आया है, जहां से हमने स्टार्ट किया था, कहां से, ये जो ए डी है ना बी वेक्टर है वहां से स्टार्ट किया और ए वेक्टर तक गए, ठीक है। तो जो ये वेक्टर बना ये क्या दे रहा है हमें, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो सेम पैरेललोग्राम में हमें ए प्लस बी वेक्टर एडिशन भी मिल रहा है और सेम पैरेललोग्राम में हमें सब्ट्रैक्शन भी मिल रहा है। क्लियर हो रही है बात? और यहां पर इसको अगर ध्यान रखना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे हम प्लॉट करें, बहुत ही आसान तरीका है, हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसा करना हो, टू माइनस फ्रॉम, क्या, टू माइनस फ्रॉम। तो यहां पर टू माइनस फ्रॉम मीन्स ए वेक्टर मीन्स ये तो है टू मीन्स को जाना है उसको, है ना, और फ्रॉम कहां से जा रहे हैं, बी वेक्टर की टिप से जा रहे हैं। तो जो ये बी वेक्टर है वहां से हम जाएंगे ए वेक्टर की टिप तक, तो हमें क्या मिलेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर अगर आपके पास ए वेक्टर है, अलग से दिखा देता हूं, और ये आपके पास बी वेक्टर है और आपको चाहिए क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्या करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए, है ना। तो ये हो गया टू माइनस फ्रॉम मीन्स बी वेक्टर से जाना है, तो बी वेक्टर की टिप से आप ए वेक्टर तक जाओगे, तो जो ये मिलेगा वो मिलेगा आपके पास, है ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर।
क्लियर हो रही है इतनी बात? तो यहां पर आई होप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी क्लियर हो गया है। तो चलिए कुछ आगे के देख लेते हैं एक क्वेश्चन के साथ, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर गिवन है हमें इन अ रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ AD वेक्टर प्लस EB वेक्टर प्लस FC वेक्टर इक्वल्स टू K इंटू AB वेक्टर, देन K इज इक्वल टू, तो K कितना होगा ये बताना है। तो हमने पहले से ही एक रेगुलर हेक्सागन प्लॉट कर लिया, और रेगुलर हेक्सागन की खास बात क्या होती है कि जो उसकी साइड्स है वो एकदम सेम रहती है, ठीक है। तो उसके कारण जो ये यहां पर एंगल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो भी सेम सेम होते हैं ना, ये इसके इक्वल होगा, ये सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। और पता ही है हमें ये जो सभी एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है 360। बेसिक प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही होगी। तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री, है ना, हर एक एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। उसके कारण जो ये साइड है, मान लो ये साइड कुछ है, मान लो ए है, ठीक है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, है ना, सारी की सारी साइड्स भी यहाँ पर ए ही रहती है। इतनी बात क्लियर हो रही है? ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। एडी वेक्टर को ऐड करना है किसके साथ, पहले देख लेते हैं। एडी वेक्टर कहाँ है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है हमारा एडी वेक्टर, ठीक है। और ईबी वेक्टर कहां पर है, ई यहां से स्टार्ट होके यहां तक जा रहा है ये ईबी वेक्टर, ठीक है। और लास्ट में है हमारा एफसी वेक्टर, तो एफसी वेक्टर यहां पर जा रहा है, ठीक है। तो इन वेक्टर्स को ऐड करके हमें क्या लाना है, k इंटू ए बी वैक्टर, और जो हमारा ए बी वैक्टर है वो कुछ ये है, ठीक है। तो सारे वेक्टर्स को हमें कन्वर्ट करना है ए बी वैक्टर के फॉर्म में, और जो भी हमारा कांस्टेंट आएगा मल्टीप्लाई होके जब हम उनको कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर उस k का वैल्यू ही वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यहां पर जो एडी वेक्टर है उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, बस इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो हमने बताया था कि कोई भी, है ना, फिगर ले लो, जैसे एडी वेक्टर यहां से यहां तक है, क्लियर हो रही है बात। तो ए बी बी सी सी डी इनको ऐड करो, ठीक है, ए बी बी सी सी डी। तो इनको जब ऐड करेंगे और जो क्लोजिंग साइड होगी उस डायग्राम की या उस फिगर की वो क्या होगी, ए डी, ठीक है। तो हमारा क्लोज हो जाएगा। ऐसे सोच लो कि ए बी से, है ना, ए बी चले, फिर बी सी चले, सी डी चले, फिर डी से ए पर आ गए, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा, जैसे हमने ट्रायंगुलर, है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में सीखा था। तो जो हमारा ए डी होगा वही हमारा रिजल्टेंट होगा ऑफ दीज वेक्टर्स ए बी बी सी सी डी, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी वेक्टर को ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। क्लियर हो रही है बात? सिमिलरली जो ये ईबी वेक्टर है ये क्या है, देखो ईबी वेक्टर यहां से यहां तक है ना, तो इसको भी आप देख सकते हो। मान लो हम ईडी से स्टार्ट किए, ठीक है, ईडी से गए, है ना, इस डायरेक्शन में, फिर डीसी, फिर सीबी, ठीक है, तो वहां तक गए, और फिर इसके बाद जो हमने क्लोज किया उस डायग्राम को वो किससे किया, ईबी वेक्टर से। तो वही हमारा रिजल्टेंट होगा ऑफ दीज वेक्टर्स ईडी, डीसी और सीबी। क्लियर है? तो ईबी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ईडी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर प्लस सीबी वेक्टर। क्लियर हो रही है बात? अब जो हमारा एफसी वेक्टर है वो क्या है, देखो एफसी वेक्टर है हमारे पास यहां पर, ठीक है। तो इसको हम अभी के लिए एज इट इज रहने देते हैं। ओके, यहां पर ऐड कर देते हैं एफसी वेक्टर। तो यहां पर हमारी चल रही है एलएचएस। अब देखो ध्यान से, जो ए बी वेक्टर है वो तो हमें चाहिए राइट हैंड साइड में, तो उसको एज इट इज ही रखेंगे, ठीक है। और जो बीसी वेक्टर है, बीसी वेक्टर क्या है, ये है, ठीक है। और मैंने बताया था क्योंकि यहां पर सीबी वेक्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बीसी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ सीबी वेक्टर। याद है कि नहीं? जब भी हम डायरेक्शन, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और उसको हम अदर वे में, है ना, इसको ही नोटेशन को ही अपोजिट करके लिख सकते हैं। जैसे यहां पर बीसी वेक्टर था तो उसमें माइनस किया तो वो क्या बन जाएगा, इधर की साइड बन जाएगा, है ना, ये माइनस बीसी वेक्टर, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सीबी वेक्टर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहां से जो बीसी वेक्टर है वो सीबी वेक्टर से कैंसिल हो जाएगा, जो सीडी वेक्टर है वो हमारा बीसी वेक्टर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर और क्या बचेगा, ईडी वेक्टर, और यहां से बचेगा एफसी वेक्टर। क्लियर हो रही है? और यहां पर जो ईडी वेक्टर है वो कहां पर है, देखो ईडी वेक्टर बिल्कुल ए बी वेक्टर के पैरेलल है, और मैंने बता दिया कि जो मैग्नीट्यूड है वो तो बिल्कुल सेम ही है। तो यहां पर ये आ जाएगा हमारे पास ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ईडी वेक्टर,
ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2ab वेक्टर प्लस, अब जो fc वेक्टर है ये भी इसके पैरेलल ही है, ठीक है, लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड है वो यहां से यहां तक a है ना, सेंटर तक, और फिर सेंटर से लेकर फिर a है, तो 2 ट्वाइस ऑफ AB है वेक्टर, है ना, मैग्नीट्यूड, तो इसको भी हम लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ AB, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ AB। और इसको अगर हम राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो K का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 4। क्लियर है, तो यहां पर D पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। और एक पॉइंट मैं और ध्यान से आपको बताना चाहता हूं, है ना, यहां पर हमने देखा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कि जब हमने ए बी वेक्टर को ऐड किया प्लस बी सी वेक्टर को ऐड किया तो हमें मिला ए सी वेक्टर, ठीक है, ए बी तक गए बी सी तक गए, है ना, और लास्ट में क्या मिल गया ए सी वेक्टर। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बी वाला पॉइंट है ये वाला मिस हो गया है, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या मिल गया है डायरेक्टली ए सी वेक्टर। तो जब भी ऐसा कभी मिले कि भाई ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर लिखा हुआ है तो उसके इक्वल क्या आ जाएगा ए सी वेक्टर, डायरेक्टली लिख लेंगे ना, विजुअलाइज, है ना, इसको बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मान लो आपके पास है एफ ई वेक्टर, है ना, प्लस ई जी वेक्टर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, है ना, ई तो बीच में आ ही रहा है तो इसको लिख सकते हो आप एफ जी वेक्टर। क्लियर है, ये चीज भी ध्यान रखो, ये छोटी छोटी बातें ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी करती है, जैसे हमने यहां पर बताया था, ठीक है, कि अगर माइनस साइन से साइन, है ना, मल्टीप्लाई कर दो तो उसको रिवर्स लिख दो, तो वो हमारा हेल्प आया जब हमने कैंसिल किया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आई होप ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है। तो यहां पर दिया हुआ है इफ द वेक्टर्स ए बी वेक्टर इक्वल्स टू 3i प्लस 4k एंड ए सी वेक्टर इक्वल्स टू 5i माइनस 2j प्लस 4k कैप आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो ट्राइंगल की बात हो रही है, बहुत ही आसान हो जाएगा फिर तो। देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू A, ओहो, तो यहां पर मीडियन की हमें बात करनी है, ठीक है, तो ABC एक ट्राइंगल बना लेते हैं, सपोज कुछ इस तरीके से है ABC ट्राइंगल, ठीक है, तो एक जनरल सा कोई भी ट्राइंगल बना लो, सपोज ये है A, ये है B और ये है C। क्लियर है, तो यहां पर बोला गया है कि मीडियन थ्रू A जो है उसकी लेंथ बतानी है, तो इस A वर्टेक्स के थ्रू एक मीडियन प्लॉट करनी है। तो मीडियन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये अपोजिट साइड को, है ना, मिड पॉइंट, है ना, चाहिए हमें ताकि वो कट कर दे, तो सपोज यहां पर मिड पॉइंट है, ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है, तो जो ये पॉइंट है M सपोज, तो इसी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दे तो यही हमारी मीडियन हो जाएगी। इतना तो क्लियर है, बेसिक आपको पता ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप अच्छे से सीख चुके हैं। तो वहां पर अब हमें फाइंड आउट करना है ए एम की लेंथ, और क्या क्या पता है हमें, ए बी वेक्टर भी पता है और ए सी वेक्टर भी पता है, ठीक है, तो ए बी वेक्टर भी पता है और ए सी वेक्टर भी पता है और इसकी लेंथ चाहिए। तो क्या कुछ कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है कि ये तो यार पढ़ा पढ़ा सा है, कहां पर पढ़ा है, अभी जो है ना ये वाला जो हमने सीखा था, यहां पर जो ए सी है वेक्टर उसी का कुछ लगा हुआ है ना, कुछ ये ट्राइंगल देखो ए बी डी, है ना, ट्राइंगल है, तो यहां पर ये जो लेंथ आ रही है कुछ इस तरीके से ही बन रही है, तो इसको एक्सटेंड करके देखते हैं कुछ बनता है क्या, ठीक है, तो यहां से जो आपके पास ए बी वेक्टर को अगर हम लिखे, पैरेललोग्राम बनाए, है ना, कुछ इस तरीके से बनेगा, और जो ए सी वेक्टर है वो भी कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, है ना, ये वाला वेक्टर, सपोज जो भी इसका, है ना, दिया हुआ है ये ए सी वेक्टर है, तो ये भी हो गया है ए सी वेक्टर, और यहां पर जो ए बी वेक्टर है ये भी हो गया है ए बी वेक्टर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो फाइनली हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो पैरेललोग्राम बन गया है इसका जो डायगोनल है वो तो हमें पता ही है कैसे बनता है ना, ये वाला जो डायगोनल है इसका तो हमें पता ही है ना भाई, दोनों को ऐड करेंगे ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, ये भी हमारा ए बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर और ए बी वेक्टर को अगर ऐड करेंगे तो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, मान लो ए बी सी, ये है डी, है ना, ए डी डायगोनल। तो यहां पर हमें पता है पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये तो प्रॉपर्टीज आपको बेसिक पता ही होनी चाहिए ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखते हैं। तो एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो यहां पर जो एडी है, तो जो डायगोनल से वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यहां पर जो एडी है, एडी हमारा जो बीसी है उसको बाइसेक्ट करेगा, जो कि कर ही रहा है, ठीक है, और यहां पर अगर हम देखें जो BC है वो भी CD को, है ना, AD को बाइसेक्ट करेगा। तो अगर मैं इसको अच्छे से ज्वाइन कर दूं, है ना, M पॉइंट यहां पर बना दूं, तो ये भी हमारा बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो M है ना,
ये हमारा हमने बोला कि भाई जो BC है उसका मीडियन है ना कैसे आएगा, मिड पॉइंट ले लो, और वही मिड पॉइंट तो हमें कैसे मिल रहा है, इस डायगोनल से इस BC को इंटरसेक्ट करके मिल रहा है। तो जो ये M पॉइंट है ये क्या हुआ है ना, मिड पॉइंट हो गया इसका भी और इसका भी। क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर जो ये AD डायगोनल है वो कैसे मिलता है हमें, वो मिलता है सिंपली AB वेक्टर, ठीक है, प्लस AC वेक्टर से। तो वो तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि हमारे पास AB वेक्टर और AC वेक्टर भी है, ठीक है। तो ये AD वेक्टर मिल गया है, लेकिन हमें पूरा AD वेक्टर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, AM का सिर्फ है ना, AM वेक्टर जो बन रहा है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि ये और ये इक्वल है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि जो AM है ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो किसके हाफ होगा, हाफ ऑफ AD वेक्टर के होगा, है कि नहीं। तो यहां पर हमारे पास AM का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, मीन्स इसकी लेंथ निकल जाएगी अगर हमारे पास AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाए। और AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले AD वेक्टर तो चाहिए कि नहीं, और AD वेक्टर हमारे पास यहां से आ जाएगा A वेक्टर है ना, AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर। तो यहां से 3i प्लस 4k प्लस 5i माइनस 2j प्लस 4k है ना, ये हमारे पास हो गए वेक्टर्स के कंपोनेंट्स है ना। तो जब भी हम ऐड करते हैं, ठीक है, वेक्टर्स को, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको है ना कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर 3i है, यहाँ पर 5i है, तो ये हो जाएगा 8i, ठीक है। तो ये सब आई होप आप फिजिक्स में सीख चुके हैं अच्छे से, और यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे से है ना, अलग से इसमें बताने की कोई अलग बात नहीं है। तो 3i ऐड किया 5i के साथ, 4k ऐड करेंगे 4k के साथ बाद में करेंगे। यहाँ पर जो j का कंपोनेंट है वो 0 है, बट यहाँ पर -2j है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। और 4k प्लस 4k ये आ जाएगा आपका 8k। तो ये आ गया हमारे पास AD का वेक्टर, ठीक है। और इसका चाहिए हमें मैग्नीट्यूड। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो सिंपल है ना, क्या करो, बस जो कंपोनेंट्स है उनके स्क्वायर्स का सम ले लो, है ना, 8 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा ये 64 प्लस 4 प्लस 64, ठीक है। तो कितना बन गया, 4 3 जा 12, और यहां पर है आपका 13, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें AM वेक्टर का लेंथ है ना, लेंथ चाहिए, मीडियन का लेंथ। तो ये आ जाएगा आपके पास मीडियन का लेंथ, ठीक है। तो यहां से सिंपली क्या आ जाएगा, 1/2 ऑफ AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या आ जाएगा, √132, ठीक है। अब √132 में से क्या ले सकते हैं हम, 4 है ना बाहर लेके, और वो बाहर आएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/2, और अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। क्लियर है बात, क्योंकि 4 से डिवाइडेड था तो 2 हमने बाहर ले लिया, तो ये बचा आपके पास √33, और ये क्या आया है, AM जो मीडियन था उसका लेंथ, तो B पोर्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो आपका जो थॉट प्रोसेस है ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहां पर आपको अच्छे से टाइम देना होगा, और जो ये वाला है ये तो बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। इनको ऐड करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, वहां से मैग्नीट्यूड, और ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, ये आपको आती ही है, आनी चाहिए, ठीक है। और ये अगर सोच पा रहे हो तो आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे मेंस में। क्लियर है बात बच्चों। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर और अभी तक हमने सीखा है कि कोई भी अगर पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखे, उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करें, या फिर 2 वेक्टर्स को कैसे ऐड करें। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स है तो उसका जो वेक्टर है वो कैसे लिखें, ठीक है, 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए। तो सपोज ये P है, Q है, और हमें लिखना है PQ वेक्टर, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमारे पास है, तो PQ वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा वो PQ वेक्टर, ठीक है। तो जो हमारे पास वेक्टर है, जो अभी तक हमने सीखा है ट्रायंगुलर लॉ से, है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हम क्या इसको O से यहां पर हम ऐसे मान सकते हैं ना कि भाई ये जो P पॉइंट है तो ये हो गया हमारा OP वेक्टर, है कि नहीं, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। और जो ये Q पॉइंट है इसका भी हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, है कि नहीं, OQ। ये तो हम लास्ट क्लास में अच्छे से सीख चुके हैं, है कि नहीं। अब हमें क्या चाहिए भाई, PQ वेक्टर चाहिए। तो ये तो हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही हो गया ना भाई, O से P तक जा रहे हो, फिर P से Q तक जा रहे हो,
और इनका अगर हम सम देखें रिजल्टेंट क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर है कि नहीं, क्लोजिंग साइड ऑफ दैट OP की PQ। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम भाई OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल्स टू OQ वेक्टर। और यहां पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए PQ वेक्टर, तो निकाल लो PQ वेक्टर क्या आ जाएगा, OQ वेक्टर माइनस ऑफ OP वेक्टर, है कि नहीं। अब जो ये OQ वेक्टर या OP वेक्टर ये क्या है, जो ये OP वेक्टर है ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P लिखना ही आता है कैसे, जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है उसमें बस I कैप है ना, Y1 के साथ J कैप और Z1 के साथ K कैप लगा दो, बहुत अच्छे से सीख चुके हैं लास्ट क्लास में। और पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा, Q का आपको कैसे मिलेगा, जो भी कोऑर्डिनेट्स है x2 I कैप प्लस y2 J कैप प्लस z2 K कैप, ठीक है। तो ये तो पोजीशन वेक्टर्स आपको क्लियर है P और Q के। अब यहां पर क्या करना है, OQ माइनस OP है ना, इसी को हम लिख सकते हैं ना OP वेक्टर है ना, और इसको लिख सकते हैं OQ वेक्टर। तो बस इसको माइनस कर देना है, तो यहां पर मैं माइनस कर रहा हूं डायरेक्ट, बिना डायरेक्टली लिखे, ठीक है। तो पहले OQ वेक्टर, तो OQ वेक्टर का जो I वाला कंपोनेंट है वो क्या है, x2 और यहां पर है x1, ठीक है। तो वो माइनस होंगे करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ही, तो x2 माइनस x1 I कैप के साथ रहेगा, क्लियर हो रही है बात। और यहां पर जो J के साथ है वो क्या है, y2 और इसके अंदर OP के अंदर क्या है y1, तो ये हो जाएगा J कैप प्लस Z2 माइनस Z1, ये हो जाएगा K कैप के इक्वल है ना, K कैप के साथ। तो PQ वेक्टर हमारा क्या आ गया है, बहुत ही इजीली आ गया है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और IJ K कैप के साथ, क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर आप इस बिना इमेज को हर बार बनाए हुए दोनों अगर पॉइंट्स हैं उसको देखकर ही आप ये वेक्टर डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो P से Q तक का वेक्टर है, तो Q पे जा रहे हैं, ठीक है, और कहां से जा रहे हैं, x1 से जा रहे हैं, तो क्या करो सिंपली x2 माइनस x1, ठीक है। तो सिंपली आपके है ना, जो बाद में लिखा हुआ है, जो ये PQ वेक्टर है उसमें बाद में Q लिखा हुआ है, ठीक है, और पहले P है, तो वहां से वहां तक, जैसे मान लो आप यहां से स्टार्ट हुए और यहां तक जा रहे हैं, ठीक है, और ऑलरेडी ओरिजिन कहीं और पे था, सपोज यहां पे, ठीक है, और ये A पॉइंट है और आपको क्या चाहिए, AB का डिस्टेंस। तो क्या करो भाई, आपके पास OB है ना, OB है और O है, तो क्या करोगे, इसमें से इसका माइनस कर दोगे, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, कुछ इस तरीके से याद रखो। तो आप डायरेक्टली भी बिना इस इमेज को बनाए आप डायरेक्टली इस वेक्टर्स को लिख पाओगे, ठीक है। और यहीं से हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो हमारा जो 2D ज्योमेट्री में रहता है, जहां पर हम x1 y1 x2 y2 की बात करते हैं ना, उसमें z कंपोनेंट नहीं रहता है, तो वहां पर जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है उसी के सिमिलर आने वाला है यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो जो हमारे पास P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सपोज ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, DPQ, जो PQ है वो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम DPQ की बात करें तो ये तो जो वेक्टर है PQ उसी का मैग्नीट्यूड है ना भाई, मैग्नीट्यूड मतलब इस और इस पॉइंट के बीच का लेंथ, और वही लेंथ तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। तो जो ये DPQ है इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर, है ना, और यही हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना तो बहुत पहले सीख चुके हैं हम लास्ट क्लास में, है ना, आज भी उस पे देखा हमने, चर्चा की। तो यहां पर जो डिस्टेंस बिटवीन PQ आएगा वो क्या आ जाएगा, इसी PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, सिंपली जो I का कंपोनेंट है, J का कंपोनेंट है, K का कंपोनेंट है, उनके स्क्वायर्स का सम फाइंड आउट कर लो। तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। कितने है ना, बहुत इजी है। और यहां पर जो हम 2D में सीखते हैं वहां पर क्या सीखते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बस इतना। यहां पर अब z का कंपोनेंट भी है तो ये भी हम फाइनली ऐड कर लेंगे, ठीक है।
ठीक है, कुछ इसमें अलग नहीं है। और एक चीज और, कहीं बार बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है या यूज कर लेते हैं कि भाई x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, z1 माइनस z2 का स्क्वायर, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है। ठीक है भाई, अब आप P से Q तक जा रहे हो या Q से P तक जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास PQ वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड हमारे QP वेक्टर का होगा। और यहां से भी हमें दिख रहा है कि जब हम x1 माइनस x2 करेंगे या x2 माइनस x1 करेंगे, फाइनली तो हम स्क्वायर कर रहे हैं कि नहीं, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आने वाली है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि हम किसमें से किसको माइनस कर रहे हैं। ऐसा भी कर सकते हो कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर लिया और यहां पर y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस का आपको स्क्वायर करके लिखना है। लेकिन जब आप वेक्टर लिखते हो तो वहां पर साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि PQ वेक्टर अगर फाइंड आउट करना है तो Q का जो है ना I डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा x2, उसमें से हमें x1 को माइनस करना होगा। यहां पर आपको साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। बस इसी थ्योरी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। ठीक है, और उससे पहले एक और चीज सीख लेते हैं जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखते हो बहुत अच्छे से। यहां पर बस हम उसको वेक्टर के फॉर्म में सीखेंगे, क्या, सेक्शन फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर्स हैं, ठीक है, मान लो ये आपके पास पॉइंट्स है कोई, ठीक है, 2D में तो हम पॉइंट्स की बात करते हैं, तो कोई भी अगर दो पॉइंट्स है तो उनका आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, हमेशा लिख सकते हो। मान लो ये पॉइंट है ना A, और ये पॉइंट है B, x y z इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, सपोज ये A वेक्टर है और ये आपके पास B वेक्टर है। ठीक है, तो जब हम 2D में A और B की बात करते हैं और वहां पर सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई कोई P है ना, P पॉइंट है जो इस A और B को है ना किसी रेशो में कट कर रहा है, M और N लेटस से, तो उस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहां पर हम P का कोऑर्डिनेट नहीं पूछ रहे, P का वेक्टर पूछेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो A का वेक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग हमारा पोजीशन वेक्टर, और जो B वेक्टर है ना, B कोऑर्डिनेट है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ B। मान लो कहीं पर ओरिजिन होगा ना, कुछ इस तरीके से, सपोज ये O वेक्टर है ना, O ओरिजिन है, तो यहां से जो ये वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, A वेक्टर। यहां से जो ये P कोऑर्डिनेट आएगा वो बनेगा हमारा OP वेक्टर। ठीक है, और यहां से ये बन जाएगा हमारे पास OB वेक्टर। तो यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो सिर्फ इतनी है कि जो A है और B है बिल्कुल 2D की तरीके से हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, इसलिए मैं यहां पर ज्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं। क्या करना है, जो M है उसकी मल्टीप्लाई करनी है इस B वेक्टर के साथ, और जो N है उसकी मल्टीप्लाई करनी है इस A वेक्टर के साथ। ठीक है, तो M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर, और डिवाइड में क्या करना है, M प्लस N। क्लियर है, बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे आपने, अच्छे से सीख चुके हो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहीं से कोरिलेशन आप यहां पर बैठा सकते हो। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। इनफैक्ट यहां पर तो हमने एक्स वाई ही दिखाया है, बट यहां पर जेड एक्सिस भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 3D में बात कर रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर हम लिख ही लेंगे, है ना। और यहाँ पर अगर हम, ये तो हमारी बात हुई इंटरनल डिवीजन की, अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें, सिमिलर सा फॉर्मूला होता है विद जस्ट सिंगल डिफरेंस कि यहाँ पर जो n है वो आ जाएगा माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो जो हमारे पास OP वेक्टर आया इंटरनल डिवीजन में, सपोज ये P है ना, P डैश पॉइंट होगा, तो OP डैश जो वेक्टर आएगा एक्सटर्नल डिवीजन में, उसके केस में आपको क्या करना है, n से सिर्फ माइनस n रिप्लेस कर देना और ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, तो इस पे हम अगेन ज्यादा टाइम डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपली आपको है ना बुक्स में जो डायग्राम्स है उससे इन्फ्लुएंस मत होना ज्यादा, तो इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, वहां से और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब मिड पॉइंट की बात करते हैं, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई पॉइंट है A और B, ठीक है, और उसके बिल्कुल मिडिल में सपोज यहां पर है M पॉइंट, मिड पॉइंट। ठीक है, दैट मीन्स ये AM का डिस्टेंस और BM का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तो जो रेशियो में कट कर रहा होगा वो क्या होगा, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, या 2 2 लिख दो, 3 3 लिख दो। मेन बात यह है कि जो M और N है वो इक्वल होंगे यहां पर। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हम M और N 1 ले लेते हैं, तो वहां पर जो ये आ जाएगा M की जगह भी 1, N की जगह भी 1, तो ये तो हो जाएगा A प्लस B वेक्टर, और डिवाइड में M प्लस N, तो ये आ जाएगा 2।
ठीक है, पता ही है आपको मिड पॉइंट भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू। तो चलिए इतने इंफॉर्मेशन के साथ अब हम वेल इक्विप्ड हो गए हैं अब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये जेईई मेन 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड P इज एनी मिड, है ना, पॉइंट आउटसाइड AB। तो यहां पर जो C है वो क्या है, AB का मिड पॉइंट है। वाह, अभी तो हमने सीखा है मिड पॉइंट, उसी का यूज आ गया है। तो जो AB का मिड पॉइंट है वो क्या है, C है। क्लियर है। और क्या गिवन है कि जो P है वो एनी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है AB के बाहर, कहीं पे भी हो सकता है, बस AB पे नहीं है ना। मान लो वो यहां पर है एक P पॉइंट। तो यहां से अब पूछा गया है कि क्या रिलेशन होंगे, है ना, ABCD में कौन सा करेक्ट होगा। PA वेक्टर, PB वेक्टर, PC वेक्टर, है ना, PA PB PC। तो हर जगह हमारा जो वेक्टर है वो P से ही स्टार्ट हो रहा है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं उन वेक्टर्स को। सपोज A पॉइंट तक हम जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा B पॉइंट है। तो जो P से A तक वेक्टर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, PA वेक्टर। ठीक है, और जो C तक बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया ये। तो ये हो जाएगा हमारा PC वेक्टर, और जो B तक जा रहा है वो बन जाएगा PB वेक्टर। इन्हीं के रिलेशन हमें चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और खास बात जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना की है, जो C है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, ये कैपिटल C है यहाँ पर। अब देखो यहां से आपको PA PB PC, है ना, रिलेशन चाहिए, तो आप बहुत सारे, है ना, यहां पर रिलेशन लगा के कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हो। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, उन तरीके से, क्योंकि ट्राइंगल्स बन रहे हैं दो। बट उससे भी जो आसान है वो हम बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया कि जो P है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आउटसाइड है। ठीक है, अब P के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या हम P को कुछ ऐसा मान ले जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाए, है कि नहीं। यहां पर हम P को मान लेते हैं ओरिजिन। बस अब हमारे पास ये जो P वेक्टर है ये तो क्या हो गया, ओरिजिन, है ना। P कोऑर्डिनेट हमारे पास ओरिजिन हो गया, P पॉइंट। अब यहां से जो भी वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, जैसा हमने यहां पर ड्रॉ किया था ना ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर्स। यहां पर भी ट्राइंगल्स बन रहे थे ना। तो बस यहां पर क्या करना है, देखो जो ये A है, A पॉइंट है ना, जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मान लो A वेक्टर है ना। ये A वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ यहां से यहां तक, है ना, A पॉइंट। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो जो PA वेक्टर है इसको लिख सकते हैं A वेक्टर, है कि नहीं। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ये P00 ही होगा, ये तो इन जनरल के लिए लिया हुआ है। लेकिन अगर इन जनरल के लिए करेक्ट है तो ओरिजिन के लिए भी तो करेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं। तो ओरिजिन के लिए भी ये सब सेटिस्फाई करने चाहिए ऑप्शन, जो भी इनमें करेक्ट होगा। तो यहां पर हम स्पेसिफिक पे जाके इनको हम लिख लेते हैं। ये जो B वेक्टर होगा, है ना, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा B वेक्टर, और ये जो C पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा C वेक्टर। क्लियर हो रही है बात। अब हमने मिड पॉइंट देखा कि भाई एक A पोजीशन वेक्टर है, एक B पोजीशन वेक्टर है, तो उसका जो मिड पॉइंट है वो कैसे निकलेगा। ठीक है, जो यहाँ पर A है ये इसके पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, है ना, फॉर्मूला में जब यूज करते हैं। तो यहां से बस आपको क्या करना है, A + B/2। तो यहां से देखो जो C वेक्टर है वो कैसे मिलेगा हमें, वो मिल जाएगा सिंपली इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स को ऐड करके और डिवाइड बाय 2 करके। तो 2 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 2C वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर हम सिर्फ पोजीशन वेक्टर से ही डील कर रहे हैं, और यहां पर जो C वेक्टर है वो क्या है, एक्चुअली में क्या है। वैसे तो हमने बोल दिया कि पोजीशन वेक्टर है क्योंकि ये ओरिजिन मान के है ना 0 0 0, बट यहाँ पर जो ओरिजिन है O है उसको हमने P लिखा है क्योंकि बोला गया है कि P आउटसाइड पॉइंट है। तो जो C वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, इसको लिख सकते हैं 2PC वेक्टर। ठीक है, और जो ये A वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, इसको लिख सकते हैं PA वेक्टर प्लस B वेक्टर आ जाएगा PB वेक्टर। क्लियर हो रही है बात। तो यहां से देख लो कौन सा मैच कर रहा है, PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर, है ना। ये तो इक्वल टू में है ना, तो इक्वल टू में यहां पर तो 0 है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, और यहां पर
ये है 2pc। ऑल राइट, तो डी पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस इतना सोचना है कि जो आउटसाइड पॉइंट है उसको है ना ओरिजिन मान लो। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाते हैं। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगा कि कहां पर हम एक ओरिजिन मान के उस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है फाइंड द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, तो यहां पर जो ए और बी वेक्टर्स है ना, जो भी पॉइंट्स हैं, उसको कौन सा पॉइंट है ना, जो पॉइंट उनको डिवाइड कर रहे हैं उसका हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए, और इंटरनली भी डिवाइड कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नली। तो दोनों के लिए अलग अलग सोल्व करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि अलग अलग ही उनके फॉर्मूलाज हैं जब इंटरनल डिवीजन होता है और एक्सटर्नल डिवीजन होता है। ठीक है, फिर करते हैं। तो इंटरनल डिवीजन के लिए क्या बताया था, हमने बताया था कि भाई मान लो वो पी वेक्टर है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कैसे आएगा, एम। अब यहां पर देखो जो ये ए और बी है इनको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, इनका अब हमें क्या चाहिए, हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, 2a - 3b। और बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। यहां पर है फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए जो ए और बी को इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो। तो जो ए पॉइंट है ना वो क्या है, 2a है ना, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, 2a - 3b वेक्टर। और जो b है उसका क्या है, 3a - 2b वेक्टर। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर जो हमारे पास फॉर्मूलाज में था कि भाई ये ए वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर्स, लेकिन यहाँ पर सिंपली ए वेक्टर बी वेक्टर ना होगी, इनका है ना कुछ कुछ समेशन है, समेशन माइनस। क्लियर है, बट जो फॉर्मूला है वो हम सेम ही लगाने वाले हैं। सपोज यहां पर जो P पॉइंट है ना, जो इनको कट कर रहा है इन द रेशियो 2:3 है ना, मान लो ये 2 है ये 3 है, हालांकि दिख तो रहा नहीं है बट मान लो कि ये 2 है ये 3 है। तो यहां पर जो P पॉइंट है इसका हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो कैसे निकलेगा, OP वेक्टर। हमने बताया कि भाई इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो और डिवाइड में दोनों को ऐड कर दो, जो जिस भी रेशियो में उनको करना है ना डिवाइड। तो ये आ जाएगा 3a माइनस कितना है 2b प्लस ये आ जाएगा 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। क्लियर हो रही है। और यहां पर 2 + 3 डिवाइड में, इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा यहाँ पर कैलकुलेशन है। तो अब देखो जैसे हम i और j के साथ ही सेम है ना मल्टीप्लाई ऐड करते थे है ना, मतलब जो i के कंपोनेंट्स है वो एक साथ ऐड करेंगे, जो j के हैं वो एक साथ ऐड करेंगे, वैसे ही जो यहाँ पर वेक्टर्स हैं ना a वेक्टर b वेक्टर उनको भी अलग अलग ही ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि उनको है ना b के साथ ऐड कर दिया। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली 2 × 3a, तो ये तो 6a हो गया। यहाँ पर भी कितना है 3 × 2a 6 है, तो ये हो गया 12a वेक्टर अपॉन 5। देखो 2 + 3 5 है डिनोमिनेटर में, प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 × -2b वेक्टर मीन्स -4b वेक्टर, और यहाँ पर आ जाएगा -9b वेक्टर। ठीक है, तो यह आ जाएगा -13b वेक्टर अपॉन 5। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यही आ जाएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 12/5 a वेक्टर प्लस -13/5 b वेक्टर। क्लियर है। तो ये हमारा आ गया है जब हम है ना वो पोजीशन वेक्टर, वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जब हम इंटरनली इन ए बी को है ना डिवाइड कर रहे हो इन द रेशियो 2:3। तो ये तो आ गया है आपका इंटरनल डिवीजन का केस। आई होप आपने इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करे होंगे उसमें 2D में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करना है, सिंपली n को आपको -n से है ना रिप्लेस कर देना है, इतना ही ध्यान रखो। तो यहां पर जो ये तो m बोलते हैं, इसको n बोलते हैं, तो 3 को -3 से रिप्लेस करना है। तो सपोज वो जो p
पॉइंट होगा है ना, यहाँ पर तो P माना, तो मान लो वो OP डैश है ना। जब हमारा एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है तो उस केस में क्या करना है, 3 की जगह सिर्फ -3 पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर माइनस 3 2A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर, और नीचे भी डिनोमिनेटर में मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2 - 3। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो आप 2 × 3A वेक्टर 6A वेक्टर और -3 × 2A वेक्टर, तो ये तो 6A वेक्टर है लेकिन माइनस साइन के साथ, तो ये भी कैंसिल है ना, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से 2 - 2B, तो यह आ जाएगा -4B, और यहां पर है -3 और प्लस है ना -3B, तो यह आ जाएगा +9B और -4B, तो यह आ जाएगा ऊपर में 5B वेक्टर, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 2 - 3 -1, तो यहां से आ गया -5B वेक्टर, जो ये किसका है ना, पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जो इस ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना, डिवाइड है ना, किस रेशो में, 2:3 में। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़े, क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर है हमारे पास द मीडियन AD ऑफ द ट्राइंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट E। ओके, आगे बोलता है BE मीट्स AC इन F, देन AF इज टू AC कितना होगा। तो अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे ना, अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो पहले सिंपल सा एक ABC ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना। सपोज कुछ इस तरीके से है, ये हमारा पॉइंट हो गया सपोज A, B और C, ठीक है, ट्राइंगल ABC की बात हो रही है। और यहां पर जो AD है, AD मीडियन है, दैट मीन्स जो A से पास कर रही है वो मीडियन, ठीक है। तो BC को हमें बाइसेक्ट करना होगा सपोज यहां पर, तो जो ये पॉइंट मिला वो क्या मिला हमें, AD, है ना। तो ये जो बनेगा वो बन जाएगा हमारा मीडियन। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, और ये बाइसेक्ट होती है E पे, जो मीडियन AD है वो भी बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है। तो D ने तो पहले BC को बाइसेक्ट किया, इक्वल है ना, मीडियन है क्योंकि, और जो AD है वो भी E पे बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है। तो कहां पर, मान लो इस पॉइंट पर हम मिल रहे हैं, तो यहां से हम अगर ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या बन रहा है, किस पॉइंट पे मिल रही है, E पॉइंट पे, है कि नहीं, E पॉइंट पे। अब जो BE है मीट्स AC है ना इन F, तो जब इसको और एक्सटेंड कर दोगे तो आपको एक F पॉइंट मिलेगा जो AC पर है। क्लियर है। और यहां पर भी जो AE है और ED है वो भी क्या है, इक्वल है। कुछ इस तरीके से आप देख लो, है ना। अगर मैं प्रॉपर AD यहां पर प्लॉट कर दूं तो ये भी E भी आपका मिड पॉइंट हो गया है। अब यहां पर देखो किसका, AD का, देन AF और AC का रेशियो बताना है। तो जो AF है ये वाला और AC है यहां से यहां तक, उसका रेशियो बताना है, ठीक है। तो ये जो मेनली जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास ये एक ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बट इसको वेक्टर्स के तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहां पर देखो, अब जो ये AF है और AC है, इसी का रेशियो चाहिए हमें AF/AC, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ तो पता ही नहीं है, बट इसको क्या मान सकते हैं, लैम्डा और 1 मान सकते हैं, है कि नहीं। तो यहां से अब इसको मान लिया, इसके बाद हमें जो F है वो मिलना आसान हो जाएगा। अब जो ये पॉइंट्स हैं इनको हम कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में मान लेते हैं। जो ये A कोऑर्डिनेट है कुछ तो होगा, C कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा, ठीक है, और जो ये B है ये भी कुछ होगा। तो यहां पर भी जैसे हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था, वहां पर हमने क्या किया था, सिंपली इसको 0 0 0 मान लिया था, ठीक है। तो जो यहां पर भी हम करेंगे वो क्या करेंगे, इसको एक हम ओरिजिन मान लेंगे ना, जो B है, और जो ये A पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर को A मान लेंगे, ठीक है। तो ये जो A वेक्टर आया ये किसके रेस्पेक्ट में आया, इस पॉइंट के, B पॉइंट के रेस्पेक्ट में आया, और इसको मान लिया हमने ओरिजिन O, और यहां से जो C है ना, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो C वेक्टर होगा विद रेस्पेक्ट टू B। क्लियर है। तो विद रेस्पेक्ट टू B इसी को हमने ओरिजिन मान लिया है, अब तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा। अब देखो, अगर हमें ये पता है इसका मिड पॉइंट D है, तो क्या हम पोजीशन वेक्टर ऑफ D कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, ये तो 0 वेक्टर हो गया है ना, और ये आ गया है मींस नल वेक्टर हो गया था, और यहां पर आ गया है C वेक्टर, इन दोनों को ऐड करके बाय 2 करेंगे तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ D आ गया है C वेक्टर बाय 2।
क्लियर हो रही है बात। और अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ डी है ना, c/2, सी वेक्टर बाई 2, तो क्या हम e का भी कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें f तक जाना है ना। तो जो जो इंफॉर्मेशन है वो चेक करते जाओ आप। तो e का अगर आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए, ठीक है, तो क्या करना होगा, जो ये a वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हो d का, उनको ऐड करके है ना डिवाइड बाय 2 करना हो, क्योंकि बोला गया है कि बाइसेक्ट होता है e पे। कौन बाइसेक्ट होता है, मीडियन, याद है कि नहीं। तो यहां पर हम a वेक्टर प्लस जो पोजीशन वेक्टर ऑफ d है उसको भी लिख देंगे, तो यह आ जाएगा c वेक्टर बाई 2, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना a वेक्टर बाई 2 प्लस c वेक्टर बाई 4, है कि नहीं। तो यहां से हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ e भी आ चुका है। अब देखो जो ये e है, ठीक है, ये हमें पता है। अगर हम f फाइंड आउट कर ले, ठीक है, तो ये जो e आया वो यहां से आया ना, AD वेक्टर का मिड पॉइंट लिया, और अगर हम f फाइंड आउट कर ले किसी तरीके से और वहां से भी हम रेशो लगा के हम e को कैलकुलेट करें, तो दो जगह से हमें e का कोऑर्डिनेट मिलेगा, फिर उसको इक्वेट कर देंगे, कुछ तो बात बनेगी। तो जो f पॉइंट है ना, इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ f, ये देखो क्या आएगा। हमने यहां पर लैम्डा और 1 के रेशो में इसको माना है कि जो f पॉइंट है a और c को इस तरीके से कट कर रहा है। तो अगर हमें f का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो कैसे निकालेंगे, अभी तो हमने देखा कि जो p पॉइंट है वो इसको और इसको इतने रेशो में कट कर रहा है, तो p को कैलकुलेट करने का तरीका ये है। तो हम यहां पर जो f पॉइंट है उसको निकाल लेंगे कैसे, लैम्डा की मल्टीप्लाई c से होगी, ठीक है, प्लस 1 की मल्टीप्लाई a से होगी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा लैम्डा प्लस 1। क्लियर हो रही है बात। तो f का भी पोजीशन वेक्टर आ गया। अब इस पोजीशन वेक्टर की हेल्प से हम e का पोजीशन वेक्टर अगेन निकालेंगे, ठीक है, और किसी रेशो में निकालेंगे। सपोज ये रेशो है म्यू और 1। क्लियर है। तो यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ e अगर आपको फाइंड आउट करना है ना, उसमें रेशो में, तो कैसे करेंगे, म्यू की मल्टीप्लाई होगी f के साथ, पोजीशन वेक्टर ऑफ f। तो यहां पर हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ f लिखा हुआ है लैम्डा c वेक्टर प्लस a वेक्टर डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1, ठीक है। ये तो हुई म्यू की f के साथ। अब आपको सिर्फ इतने फोकस रखना है b और f को कौन कट कर रहा है, यहां पर e पॉइंट, ठीक है। तो म्यू की f से हुई, और 1 से है ना, 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, b वेक्टर के पोजीशन है ना, b पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से, बट इसको तो हमने ओरिजिन मान लिया है, ठीक है। मैं अच्छे से लिख देता हूं, ये क्या मान लिया हमने, ओरिजिन, या फिर ये हो जाएगा नल वेक्टर, ठीक है, और सभी वेक्टर्स इसके रेस्पेक्ट में है। तो यहां से जब हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इनका एडिशन म्यू प्लस 1। क्लियर हो रही है बात। पोजीशन वेक्टर ऑफ e ये हमारा आया उस डायरेक्शन से, और पोजीशन वेक्टर ऑफ e जो आया था वो यहां से हमने है ना निकाला था। तो यहां पर आ जाएगा a बाई 2 वेक्टर है ना, a वेक्टर बाई 2 c वेक्टर बाई 4 इक्वल्स टू, ये इसके इक्वल ही आना चाहिए। तो यहां पर देखो क्या बन रहा है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, इसका जो a वेक्टर का कोफिशिएंट है 1/2 है, यहाँ पर c वेक्टर का कोफिशिएंट 1/4 है। तो अगर हम यहां पर भी अलग अलग स्प्लिट कर ले है ना कोफिशिएंट्स को, तो उनको फिर इक्वेट करके आसानी से हम लैम्डा और म्यू में कुछ निकाल सकते हैं। और एक बार अगर आपके पास लैम्डा आ गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा, और फिर आप AF बाई AC भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से अगर हमें C वेक्टर अलग से करना हो तो देखो इसको स्प्लिट कर लो, तो ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। 2 स्टेप में कर लेते हैं अगर कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को। तो यहां पर आ जाएगा लैम्डा C प्लस A, ठीक है, और लैम्डा प्लस 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर तो प्लस 0 में है, वो तो कैंसिल हो गया। अब जो डिनोमिनेटर में बचा, अब देखो ये है और एक ये है, तो इनको आप स्प्लिट कर लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, म्यू लैम्डा है ना, और नीचे आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 और म्यू प्लस 1। तो इसके साथ क्या है वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ क्या है, सिंपल म्यू है, और ये है लैम्डा प्लस 1 और म्यू प्लस 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर, और यहां से आ गया ए वेक्टर बाई 2 प्लस है ना सी वेक्टर बाय 4। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, बस यहां पर देखो जो सी वेक्टर के साथ आ रहा है वो ये वाला टर्म आ रहा है, और यहां पर सी वेक्टर के साथ क्या है 1/4। तो इस टर्म को, किसको, म्यू लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1 म्यू प्लस 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी का कोफिशिएंट है ना, यहां पर जो सी वेक्टर का कोफिशिएंट्स है वो क्या है 1/4,
तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4। और जो ए वेक्टर का कोफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ पर देखो ध्यान से, है ना, म्यू के साथ है डिनोमिनेटर में और यहाँ पर 1/2 कंपेयर करना है सिंपली। तो यहां से भी आपके पास आ जाएगा म्यू बाय लैम्डा प्लस 1 और म्यू प्लस 1। ठीक है, ये आ गया है 1/2। अब बस आपको क्या निकालना था, लैम्डा निकालना था। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, बट ये बहुत ज्यादा आसान है। आप ये देखो कि जो म्यू का है ना, म्यू अपॉन और डिनोमिनेटर में सेम है, तो ऊपर म्यू है और नीचे सेम है, तो उसका वैल्यू है 1/2। तो इसको ना थोड़ा सा अलग से देखो, कुछ इस तरीके से। तो जो ये मैंने मार्क किया है ये वाला टर्म है ना, म्यू अपॉन लैम्डा प्लस 1 है ना, म्यू प्लस 1, तो ये कितना वैल्यू है 1/2 है, मल्टीप्लाई में लैम्डा और ये क्या है 1/4। आ गया आसानी से। और यहाँ पर जो लैम्डा है वो आ जाएगा आपका 1/2। तो एक बार अगर लैम्डा 1/2 आ गया, दैट मीन्स जो ये रेशो है वो क्या आ गया है ना। पहले हम मान रहे थे कि जो ये एफ पॉइंट है वो लैम्डा रेशो 1 में है ना कट कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में किस में कर रहा है 1/2 में, है ना, 1:2। तो यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, हमें क्या चाहिए AF/AC। ठीक है, तो इसको आप कैसे देख सकते हो, आप इसको ऐसे देख सकते हो कि अगर आपको AF/AC चाहिए तो AC को हम कैसे लिख सकते हैं, AF अपॉन AF प्लस FC। ठीक है, सिंपल डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां से AF/FC, तो AF कितना है 1 पोर्शन, है ना, और यहां पर AF कितना है, यहां पर भी 1 और यहां पर कितना है 2, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे बोल देता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मान लो K और ये है 2K, तो अब देखो रेशो कितना आ रहा है K/2K, तो 1/2 ही आ रहा है ना, है ना, K लैम्डा रेशो 1 भी 1/2 आ रहा था, तो ये आ गया है 1/2। तो यहां पर आप ना क्या करो कि जो वैल्यूज हैं AF की वो K ले लो और FC की 2K ले लो, तो यहां से आप K 2K, तो अल्टीमेटली K तो कैंसिल ही हो जाने वाला है ना, तो जो वैल्यू आई AF/AC की वो कितनी आ गई है 1/3। क्लियर है, तो 1/3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बी पार्ट। तो इस तरीके से आपको अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है, ये सारे के सारे, है ना, डिवीजन वाले, एक्सटर्नली, इंटरनली, मिड पॉइंट, तो उस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आ सकता है। ठीक है, तो वहां पर x1 y1 x2 y2 उस तरीके से देखना होगा जब 2D की बात करते हैं। बट यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली इसको ओरिजिन मान लिया, सारे के सारे जो वेक्टर्स है उसको, है ना, इसके रेस्पेक्ट में मान लिया, फिर पोजीशन वेक्टर्स, और फिर हमारा सिंपल सॉल्यूशन आ गया है। और यहाँ पर जो रेशियो है वो आ गया है 1/3। ठीक है, इसी के साथ आज वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट, जहां से जेईई एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स में वो यूज होता है। तो ये सब आप अच्छे से क्लियर कर लो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक लर्नो पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।